नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे हम जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए डेली बेस पे द हिंदू का एनालिसिस करते हैं आफ्टरनून टाइम में। और जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए मैं पहले डिस्कशन कर लेता हूं कि यदि आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल है आईएएस लाइफस्टाइल वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के टॉप पे एक लिंक पिन की गई है, उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और आफ्टरनून में दोपहर को 12 बजे या 1 बजे डेली करंट अफेयर एनालिसिस चैनल पे अवेलेबल होता है, तो आप देख सकते हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपके कवर हो जाए। और जैसे कि काफी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड वाइज कौन सी बुक पढ़नी है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी है टेलीग्राम चैनल में। आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम हर दिन जितने भी करंट बेस एडिटोरियल या न्यूज आती है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, ठीक है, उस पर ही ज्यादा डिस्कशन करते हैं। जो कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट है, जो कॉन्स्ट्रक्टिव डेटा है कि जो आप मेंस एग्जाम में आप लिखने में इस्तेमाल कर सके, उसी की हम इन डिटेल चर्चा करते हैं कि जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा जितनी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सके उतनी करते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन है उसके लिए हम फिगर भी अवेलेबल करवाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और सबसे महत्वपूर्ण जो भी कोई टॉपिक आया है तो जीएस के किस पेपर में किस टॉपिक के अंदर पूछा जा सकता है उसकी भी हम चर्चा करते हैं। और थोड़े बहुत स्टैटिक के क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपकी एनसीईआरटी और जीएस के जो टॉपिक है वो भी आपको कवर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस, जहां पे पहला ही जो एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल दिया गया है, आप कह सकते हैं फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस के अंदर। जैसे कोई भी फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट है तो उसमें काफी सारे बातें ऐसी होती है जो सोसाइटी में सोशलिज्म पे बेस होती है, इक्वालिटी पे बेस होती है, जस्टिस पे बेस होती है। तो यहाँ पे इसी राइटर के द्वारा यही सारी बातें हैं, ठीक है, वो बताई गई है। तो जो महत्वपूर्ण है वो है कि जो अभी जस्टिस का जो न्यू फॉर्म है, जिसको मॉडर्न फॉर्म बोल सकते हैं, अभी इंडिया का ग्लोरी टाइम चल रहा है, हम कंपैरिजन करें पिछले समय से, तो यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि हाल ही में हम देखें किसी भी लेवल पे, अगर हम जस्टिस की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो वहां पे काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, हालांकि हमको पता है ये फॉलो किए जाने चाहिए। तो वही सारी बातें यहाँ पे बताई गई। सबसे पहले बताई गई है कि हम किसी भी चीज को पाने के लिए हमें सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, हमें बलिदान तो देना ही पड़ता है। बिना एफर्ट्स के हम कुछ भी चीज हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। सारी फिलोसॉफिकल बातें हैं जो आप यहाँ पे फर्स्ट पैरा में आप इन डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी जो महत्वपूर्ण है वो है कि जो नेशनल गोल है, ठीक है, डेवलपमेंट हो गया, फिर इक्वालिटी हो गई, तो उसको अचीव करने के लिए हमको जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जरूरत है वो करना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे राइटर थे वो अपनी डॉटर के साथ जब जा रहे थे, तो रास्ते में आपने देखा होगा कि जो बच्चे भीख मांगते हैं, ठीक है, सड़कों पे, तो उनके द्वारा कुछ भी मांगा जाता है तो या तो हम उसे पैसा या कुछ खाने की चीज या अपने से जो भी हो सके वो दे देते हैं, ठीक है। तो क्या हम इसको सोशल जस्टिस बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वो एक कॉन्फ्लिक्ट की बात हो जाती है। मैं जो आपको बता रहा हूँ फिलोसॉफिकल है, तो उसी यहाँ पे जो स्कॉटिश फिलोसोफर है डेविड ह्यूमन, तो उनके द्वारा भी जो सर्कमस्टेंसेस ऑफ जस्टिस की जो बातें बताई गई है वो यहाँ पे लिखी गई है। यदि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलोसॉफी है तो आपके लिए ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। दूसरा, सोसाइटी में हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि सेक्रीफाइस किए बना या कुछ मेहनत किए बना या अपने आप से अगर आप त्याग नहीं करते हो तो जो जस्टिस का रियल फॉर्म है वो अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस के हिसाब से, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, एज अ ह्यूमन बीइंग हम कितनी चीजें हैं जो
जस्टिस के दायरे में रख के काम कर सकते हैं। फिर एग्जाम्पल दिया गया है कि बुद्धा के द्वारा जो एंशियंट टाइम था उस टाइम पे जो भक्ति थी, ठीक है, वो थी, फिर जो मूवमेंट थी वो फैलाई गई थी और उसमें उन्होंने बलिदान किया था तब जाके हुई थी, बराबर। वो बात को यहाँ पे साझा की गई है, जो कि हमको जो भक्ति आंदोलन है, ठीक है, उसमें हमको ऑलरेडी जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है वो हमको पूछा जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू आप ये बात कोट कर सकते हैं सेक्रीफाइस के टॉपिक में। दूसरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नीड और डिजायर के अंदर बताया गया है कि मान के चले कि सबसे पहले कोई भी चीज उसको देनी चाहिए जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, बजाय उसके कि जिसको मिल रही है। आपने देखा होगा कई बार, आपको पता होगा कि भाई अभी आप मान के चलिए, बेस्ट एग्जांपल है वो मैं आपको जोड़ के बताता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए कि अभी वैक्सीन बनी है, ठीक है, समझना ये थोड़ा थियोरेटिकल ज्यादा है तो इसमें आपको दिमाग भी दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि फिलोसॉफिकल टॉपिक में क्या रहता है, आप उसका जितना आपकी सोच होगी उतना मीनिंग आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो उसमें मैं बता रहा हूँ, तो उसी एक एग्जाम्पल से आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं करंट बेस्ड एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई। अभी वो कोरोना वायरस की वैक्सीन जैसे देना तो सभी को है, ठीक है, जान तो सभी को प्यारी है, तो हम वो जो वैक्सीन है, वो जो भी हेल्दी पर्सन है, ठीक है, जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उसके पास चलिए कुछ पावर है या पैसा है, किसी भी चीज के कारण उसको मिल रही है और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि सबसे पहले वैक्सीन किसको मिलनी चाहिए कि जिसको ऑलरेडी कोरोना वायरस हो गया है या होने की संभावना है, ठीक है। इन लोगों को, ये ज्यादा नीडी लोग हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और इनकी जान को खतरा है, तो इनको सबसे पहले मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन देखा यही जाता है, ये रेयर देखा जाता है कि भाई जिसको नीड हो उसी को मिले, इसका चांस कम है। ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो नीड और डेजर्ट बेच है। और दूसरा कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि भाई आप मान मान लो कि भाई किसी पर्सन को जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ट्रेडिशनल होता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होता है। तो उस कंडीशन में जो नेचर है उसके कंपैरिजन में यदि हम अपने से करें डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम उसमें सब कुछ देखेंगे, ट्रेडिशन देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, ठीक है। इंडिया की बात करूं तो जात पात भी देखेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी वाला भी इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, जिसको जो भी जस्टिस मिलना चाहिए वो उस प्रकार से नहीं मिलता है। हालांकि ये सारे थियोरिटिकल पॉइंट है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं आप सुन रहे हैं। एग्जाम में पूछने के चांस कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यदि मैंने जैसे बताया आपको फिलोसॉफिकल बेस हो या इसी टॉपिक पे, मान लो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे ही कोई ऐसे आ जाए, ठीक है, नेशनल ग्लोरी, फिर सेल्फ इंटरेस्ट और आपका क्या रोल है या इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, उस कंटेक्स्ट में यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये सारे आर्ग्यूमेंट आप लिख सकते हैं, स्पेशली विद नेम एंड कोटेशन। तो यहाँ पे यही बताया गया है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे जो नीचे बताया गया है वो है केरल बेस्ड न्यूज। ये अभी आप सभी को क्या करना है कि जैसे अभी सब जगह बारिश का मौसम चल रहा है, तो क्या हो रहा है, काफी सारी बारिश की वजह से सब जगह पानी भर गया है, ठीक है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। और इसके अलावा जो फ्लड है उसकी कंडीशन भी हमने ज्यादा देखी है। तो यही सारी बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, आपके भी कौन कौन से शहर है जहाँ पे बारिश हो रही है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से हो और कहाँ कहाँ कितनी बारिश हो रही है। तो जो भी बच्चे रेगुलर ये डेली करंट अफेयर एनालिसिस जो हम हिंदी में करते देखते हैं, तो मुझे पता चले। तो यहाँ पे बात की गई है केरला में जो आ रहे हैं, ठीक है, नेशनल डिजास्टर, उसके बारे में। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है पिछले 2 साल में जो स्टार्टिंग की बात करें तो वहां पे सबसे पहले फ्लड आया था, ठीक है, हमने देखा था। उसके बाद अभी इस साल ही हमने क्या देखा, जो लैंडस्लाइड थी, बराबर, वो देखी। और अभी जैसे एयरपोर्ट का भी जो कोझिकोड़ा एयरपोर्ट है वहां पे भी जो इश्यू हुआ केरला में, तो उस ऐसे एग्जाम्पल को कोट करके यहाँ पे बताया क्या गया है कि हाल में जो नेचर है, ठीक है, केरला ने जो सोशल अचीवमेंट है केरला का वो सबसे ज्यादा है कंपेरेटिवली अदर। लेकिन यहाँ पे बताया क्या गया है कि केरला ने क्या किया है, केरला ने जैसे डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया है कि जो नेचर था, ठीक है, जो नेचर्स कैपिटल था, उन नेचर्स कैपिटल में क्या किया है,
अर्बनाइजेशन किया, वहां पे जाके घर बनाए, वहां पे जाके बिल्डिंग बनाए, जो नेचर है उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सारे कारणों की वजह से, जैसे आप फ्लड की बात देखें कि वहां पे डिजास्टर, जैसे पानी ज्यादा आ जाता है। दूसरा लैंडस्केप, यानी आपने जो नेचर्स की जमीन थी, ठीक है, ये अपने वेस्टर्न घाट वाला जितना भी एरिया है, कि वहां पे जो नेचर्स का प्रभाव था, पेड़ पौधे सब थे, जिसके वजह से जो जमीन रहती है वो जुड़ी रहती है, उन सबको आपने साफ कर दिया। फिर जैसे ही बारिश आई, आप देख सकते हैं फिगर में भी वही चीज बताई गई है कि भाई जैसे ही बारिश आई, ठीक है, क्या हुआ, सब कुछ बह के डेड हो गया। तो ये बढ़ रही है, यानी अभी वहां के जो लोग हैं उनको क्या करना है कि उनको इन नेचर के जितने भी ऐसे, हम क्या बोल सकते हैं इसको, प्रकोप बोले आप जो भी बोले, ठीक है, उसके साथ रहना सीखना होगा यदि रहना है तो। या तो फिर जो अपने गांव या जो भी एरिया है वहां पे तो ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे बताया गया है कि भाई देखो, डेवलपमेंट के नाम पे जो नेचर कैपिटल है, तो केरला ने उसको क्या कर दिया, वायोलेट कर दिया। जैसे कि वहां पे नदियों का जो पानी है उसको पोल्यूटेड कर दिया है, वहां की जो वैली है वहां पे कूड़ा कचरा डाल के सब भर दिया है। फिर जो हिली स्टेशन थे, ठीक है, जो हिल्स वाला एरिया था, तो वहां पे उन्होंने रहने के लिए घर और बाकी सारी चीजें खड़ी की, जो करना नहीं चाहिए था। यानी इंसान अपने डेवलपमेंट के नाम पे क्या कर रहा है, जितना भी नेचर से, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, उसका जो एरिया है उसको धीरे धीरे एनॉक्स कर रहा है। तो उसी वजह से क्या होता है, जैसे मैंने पिछले अर्बन फ्लड के बारे में आपको बताया था, जो हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। मान लो कि कोई भी जो एरिया है, ठीक है, मान लो ये फॉरेस्ट एरिया है, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि ये फॉरेस्ट एरिया, इतना फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ लोगों के घर यहाँ पे है। जैसे ये वाइल्ड लाइफ एरिया है जहाँ पे पशु रहते हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे जंगल जैसा है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि भाई धीरे धीरे लोग बढ़ते 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 अपने जो रेसिडेंस एरिया है वहां से जो ये एरिया है वहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे घर बनाना शुरू कर देते हैं छोटे छोटे, एक धीरे धीरे कोई एक घर बनाएगा, उसके बाद दूसरा, फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते पूरी कॉलोनी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेसिडेंस बन जाएगा। हालांकि ये अर्बनाइजेशन जो है, डेवलपमेंट है, उस हिसाब से नहीं हुआ है, पर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, तो लोग अपना घर बनाने की जो इच्छा होती है उस प्रभुत्व के हिसाब से वो अपने घर बनाते जा रहे हैं। फिर क्या होगा, ना तो यहाँ पे ड्रेनेज है, ना तो पानी के जाने की जगह। फिर क्या होगा, जैसे ही कोई बारिश हुई, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, तो उस टॉपिक को आप लिंक कर सके। जैसे ही बारिश हुई तो क्या होगा, जहाँ पे ड्रेनेज तो है नहीं, ठीक है, पानी के निकलने का भी जगह नहीं, और दूसरा यहाँ पे जो पहले जंगल एरिया था, तो खुली जमीन होने के कारण जमीन भी पानी सोख लेती थी और अपने में रखती थी। तो एक तो ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, हमने घर बना लिए, तो जो एरिया था वो भी कवर हो गया, और बाकी जो बचे वहां पे हमने रोड बना दिए, तो वहां से भी पानी जाने से रहा। फिर क्या होगा, जितना भी बारिश होगी उतना पानी यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, जमीन अपनी जो ग्रिप है वो छोड़ देगी, ठीक है, क्योंकि ग्रिप तो रही नहीं, झाड़ पेड़ पौधे सब काट दिए, तो वहां पे लैंडस्लाइड होगी। फिर हम इसको अर्बन फ्लड के अंदर भी गिन रहे हैं, इसका भी हमने इन डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। हालांकि जो इसके ऊपर का एक्शन किया जा सकता है या कोई और मैटर है जो हम देख सकते हैं, उसकी बात बताई गई है, तो वो आप देख सकते हैं। यदि आप केरला से हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो पता चलेगा क्या है सिनेरियो वहां पे केरला में हाल में। अभी जैसे बारिश तो हो ही रही है, लेकिन और क्या बात है। फिर यहाँ पे इंटरनेशनली जो चल रहा है टेररिज्म, उसके मुद्दे पे यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई एक साथ, काफी सारे देशों की जो टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट है और वो किसी अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन सारे एरिया के बारे में बता दिया गया है। तो बारी बारी से जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बताई गई है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में, वो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, वो जो ये इस्लामिक जो ग्रुप्स है उसको बढ़ावा देते हैं, ठीक है, इसको इस्लामिक स्टेट भी बोलते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां या अनैतिक प्रवृत्तियां ज्यादा करते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। फिर ये टेररिज्म जो ग्रुप है उसमें भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं जो कि बढ़ रहे हैं। तो उसमें से पहला ग्रुप है जिहादिस्ट ग्रुप, बराबर। और दूसरा बताया गया है, इसके अलावा जो सीरिया है वहां पे तो व्लादिमीर ग्रुप है। इसके ये सब नाम
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ देख लेना है कहाँ पे कौन से ग्रुप एक्टिव है, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल कोई न्यूज आएगी टेरर अटैक के ऊपर या दूसरे कुछ भी ऊपर, तो उसमें टेरर ग्रुप का नाम आएगा, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। मैं आप जब कभी भी 26 अगस्त बात करूँ, ठीक है, तो आपको आसानी से याद रखना है कि टेरर टॉपिक वाला आया था, जिसमें हमने जो डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात, यहाँ पे बात की गई है। जो सबसे पोटेंट टेररिस्ट ग्रुप है वो है अलकायदा, ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा, जो कि इराक में ऑपरेट करता है और उस एरिया में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। और कंपेरेटिवली इंफॉर्मेशन दी गई है, जो सीरिया है वहां पे जो ब्रह्मस अल असद है, तो वहां पे गवर्नमेंट ने सिविल वॉर तो जीत ली है, फिर भी सीरिया में कुछ एरिया है जो गवर्नमेंट खुद रूल करता है, बाकी के जो एरिया है, ठीक है, वो जिहादीस और जितने भी ऐसे आतंकी लोग हैं, वो लोग उसको क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, जहाँ पे टेररिस्ट जाके रहते हैं, छिपते हैं, शरणागत लेते हैं। तो इसी ही जो सीरिया है फिर तुर्की से, तो ये सब बॉर्डर है कि जिसको प्रोन एरिया बोलते हैं, कि जहाँ पे इतना क्या नहीं रहता, सिक्योरिटी रहता नहीं है, तो वहां पे टेररिस्ट ग्रुप बढ़ रहे हैं। हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ठीक है, उसमें और उन सब जगह में भी जितने टेररिस्ट ग्रुप है उसकी हमने बात की थी। फिर इसराइल में जो गाजा एरिया है वहां पे हमने बात की थी। तो ये सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए क्या है, ये सारे अलग अलग है, लेकिन हम देखें तो ये सारा, ये सब कुछ एक दूसरे के साथ सोशली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इससे कोई गवर्नमेंट को पता नहीं, गवर्नमेंट को भी पता है, हालांकि इसे भी एविडेंस है कि गवर्नमेंट किसी भी एरिया में इंस्टेबिलिटी के लिए इनका इस्तेमाल भी करते हैं। उनको बोलते हैं कि भाई जाके आप क्या करो, टेरर फैलाओ, इसके लिए फंडिंग भी उनको प्रोवाइड कर दी जाती है। और उनके इसी कारणवश उनको फंडिंग मिलने से क्या होता है कि भाई वो अपना प्रेजेंस बढ़ाते रहते हैं, सोशली, इंटरनेशनली, लोकली, और अपना कोई ना कोई कार्य करते हैं। जैसे अफगानिस्तान जेल वाला जो इंसिडेंट हुआ था, तो टेररिस्ट ने अपने पे लिया था कि वो हमला हमने किया है। और ईरान की भी बात आती है तो वहां पे भी ये लीगली डेवलप हो रहा है। तो इससे क्या होती है, इससे खतरा सभी पूरे विश्व के देशों को है, ठीक है, इंडिया को तो है, क्योंकि इंडिया की बॉर्डर के लग के सब काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। हमने पाकिस्तान की भी बात की है, तो उसके काफी सारी ऐसी रिपोर्ट है जहाँ पे बताया गया है कि वहां पे टेररिस्ट रहते हैं, चिपते, सब कुछ करते हैं, अपना पूरा नेटवर्क वहीं से ऑपरेट करते हैं और उसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। सेम अफगानिस्तान में हमने जो आईएस है, तालिबान है, वो जो ग्रुप है, ठीक है, उनको क्या, उनका ही पूरा एरिया है और वहां उनका ही प्रभुत्व चलता है। तो ये सारी बातें भी मैंने आपसे इन जनरल डिस्कस की है। इंडिया के लिए ये इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इन सबको काउंटर करने के लिए इंडिया क्या एक्शन ले रहा है। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी में कि इंडिया इन सबको डील करने के लिए अपने बॉर्डर पे क्या क्या कर रहा है और कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, और इन फ्यूचर अपने इंडिया पे कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम क्या स्टेप उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एक या दूसरे दिन न्यूज में आते ही रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जो न्यूज में जिहादिस, वालदिमिर, ठीक है, अलकायदा जैसे नाम बार बार आते हैं, ये नाम क्या है, फिर आपको स्टेटमेंट दे दिए जाए, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऐसा प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। तो उस हिसाब से आपने अपने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हमको प्रिपेयर करने हैं। अभी आज ऐसे जो इंटरनेशनल इश्यू है उसके ऊपर ज्यादा पॉइंट डिस्कस किए हैं, इतने काफी सारे इंफॉर्मेटिव बातें हैं, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अपने लिए जो भी महत्वपूर्ण है उसकी हम इन डिस्कशन करते हैं। ये फिर से जो एक म्यूजियम है, जो चर्च था जिसको मस्जिद बनाने की बात है, उस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इंफॉर्मेटिव है, आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस नहीं है तो मैं स्किप करने के लिए बोलूंगा, फिर भी आप पढ़ लेना कि जो सुनी मिसिम है, ठीक है, उसका क्या अभी चल रहा है इश्यू। बात करके है आज का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो इंडिया ने टारगेट रखा है 2022 तक 25% जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़े, हम उस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। लेकिन ये फोकस करने से पहले आपको इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो बिजनेस है उसके बारे में। जैसे कि प्राइमरी बिजनेस किसको बोलेंगे, कि जो एग्रीकल्चर के साथ
और पशुपालन के साथ जुड़े, ठीक है, वो प्राइमरी जहाँ से कच्चा माल आता है। फिर दूसरा आएगा वो है मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो भी रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया कि मान लो खेत पैदाश में से गन्ना हो गया, फिर कपास हो गया, कि उसका इस्तेमाल करके आप शुगर बनाओ या आप कपड़े बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग। और उसके बाद वो जाएगा टर्सरी मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूशन में उसके ऊपर। तो आपको पता होगा, हम अपनी पूरा जीडीपी देखें तो हम पहले एग्रीकल्चर पे थे, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। वहां से हमने मैन्युफैक्चरिंग पे अपना जो जो एलजीबी था, ठीक है, 1991 में लिबरलाइजेशन, ठीक है, जो लाइसेंस राज था वो हमने खत्म किया, ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम बढ़े। तो जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे अपने, उसके बाद हमने क्या किया, हम एग्रीकल्चर से सीधा मैन्युफैक्चरिंग जो अपना सेकेंडरी होता है उसके ऊपर हमने फोकस ना करके हम सीधा आईटी सेक्टर पे चले गए। यानी अपनी जीडीपी में आईटी सेक्टर का रोल ज्यादा है, लेकिन जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो इन्वॉल्व है उसके एम्प्लॉयमेंट में वो कम है। और सबसे ज्यादा हमारा जो फिर उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन देता है, और उसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा लोग हमारे इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसी जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए ये पूरा फोकस किया जा रहा है कि भाई इंडिया में आपको रोजगार बढ़ाना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आप क्या कर सको, जॉब क्रिएट कर सको। अपने जितने भी एम्प्लॉय है, जैसे कि जिसमें आईटी सेक्टर तो हो गया कि जिसमें जितनों को रोजगार मिल रहा है उतनों को तो मिल ही रहा है, लेकिन बाकी ऐसे जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यदि वो बढ़ जाए, कि अपने भारत में भी काफी सारे जो ये अभी हम चाइना के जितने भी कंपनियां हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बॉयकॉट कर रहे हैं ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। जो भी हम उत्पाद चाइना से लाते हैं वो सारे उत्पाद भारत में हो। दूसरा कंपैरिजन डेटा दिया गया है कि विश्व में जो पूरा हब है, जो चाइना का जो हब है वो किस है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब है, क्योंकि जो चाइना है उसने 1978 से अपनी इकोनॉमी को ग्लोबली कर दिया था, ओपन कर दिया था कि भाई वहां पे आप आओ और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालो और कार्य करो। तो भारत से देखते देखते आगे हो गया। तो अभी क्या हो गया, जैसे चाइना का जो भी ये अपना इंटरनेशनली जो प्रभुत्व है वो सबको पता चल गया कि वो अपना एक डोमिनेंस खड़ा करना चाहता है, ठीक है। तो कोई भी जो भी कंट्री है वो चाइना के साथ क्या करिए, डिसएंगेज करिए। तो उसको पता है कि अपनी जितनी भी कंपनियां है जो सस्ते लेबर के लिए चाइना में कार्य कर रही थी तो वो वहां से बाहर निकल रही है, तो उनको ऑप्शन चाहिए। तो उनका ऑप्शन कौन बन सकता है, उनका ऑप्शन बन सकता है इंडिया। तो इंडिया इन सारे बिजनेस को भारत में लाने के लिए जितना भी कार्य हो सकती है वो कर रही है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर जितने भी रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल कर रही है, क्योंकि सस्ते लेबर तो इंडिया के पास भी है, ठीक है। तो इंडिया का कैसे डेवलपमेंट हो उसकी बात यहाँ पे की गई है। बाकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मान लो जहाँ पे ऑलरेडी जो इंडस्ट्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रिया है जो कि डेवलप हो रही है, तो उसका तो सही है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी एरिया है कि जहाँ पे क्या है, लैंड ज्यादा है। जैसे कि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, मान लो कोई भी कंपनी खुल रही है, ठीक है, तो कंपनी ऐसे ही नहीं खुलती, कंपनी खुलने के लिए कंपनी को जितनी स्पेस चाहिए वो तो चाहिए, फिर कंपनी में जितने मजदूर वर्कर कार्य करते हैं उनको रहने के लिए भी कॉलोनी चाहिए, ठीक है। आपने देखी होगी बड़ी बड़ी कंपनियां, यदि आपके अगल बगल में इंडस्ट्रियल एरिया है तो आपने देखी होगी कि जहाँ पे कंपनियां होगी उस एरिया के बाहर, यानी इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर रेसिडेंस एरिया रहता है जो कि खुला होना चाहिए, ताकि जो उस कंपनी में कार्य कर रहे हैं उनको रहने के लिए भी प्रॉपर जगह हो और वहां पे सारी फैसिलिटियां हो। तो अभी जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पे जितनी जमीन थी उतनी तो एक्वायर हो गई है। तो अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट कि भाई ऐसे एरिया है, ऐसे स्टेट है कि जहाँ पे लैंड अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, जहाँ पे सारी नीड फुलफिल हो सकती है, तो उस एरिया को डेवलप कर रहे हैं ताकि उस जगह से भी क्या हो, इंडस्ट्रिया डेवलप हो। तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट है वो आपको एग्जाम में काफी सारे महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्टिव डेटा लिखने में मदद करेंगे। लेकिन यदि आप इसके नोट्स नहीं बना रहे तो भूल जाएंगे। तो इसमें जितने भी स्टेट दिए हैं जो काफी ज्यादा डेवलप हो रहे हैं इंडस्ट्री बेस्ड, वो आपको पता होना चाहिए। फिर जहाँ पे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कार्य कर रही है और कौन कौन सी पॉलिसियां ला रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप जो भी इंडस्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो जीडीपी में 25% इंडिया करने की सोच रहा है वो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आएगा जीएस पेपर 3 के अंदर, यदि ये इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो
और ये करने के लिए क्या इंडिया पॉलिसी बनाएगी, ठीक है, क्या इंडिया का रोड मैप होगा, तो उस हिसाब से क्वेश्चन जीएस पेपर 2 के अंदर आ सकता है। काफी महत्वपूर्ण है मैन्युफैक्चरिंग के, अभी नहीं पहले से, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया हमने पहले प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर तो अपना डेवलप था ही, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस ना करते हुए हमने सीधा क्या कर दिया, आईटी सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर है उसको ही डेवलप कर दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग जो डेवलप होना चाहिए, जो डेवलप कंट्री के अंदर होता है, इतना भारत के अंदर नहीं है। तो इस पे आज से नहीं काफी सालों से कार्य चल रहा है, तो उसका प्रोग्रेस क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आगे बात करें तो आज की जो इमेज है वो थोड़ा पॉलिटिकल है, फिर भी देख लेते हैं कि भाई बताया गया है कि भाई जैसे राहुल गांधी जी है उनको ही अभी कांग्रेस अध्यक्ष वही रहेंगे, ये सारी बातें यहाँ पे चर्चा की गई है। और हमारे मोदी साहब जो जंगल में नाचा मोर किसने देखा, ठीक है, वैसी बात कि भाई सब कुछ सही चल रहा है तो हम आके मोर को दाना खिलाते हैं, तो ये सारा क्रिटिसाइज ही किया गया है, ठीक है। फिर भी आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू महत्व का नहीं है। और यहाँ पे बताया गया है सोशल एक्टिविटी के अंदर, हालांकि यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई गई है उसमें से जो इंडस्ट्री जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को लैपटॉप या जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइसेस है वो गिफ्ट करेंगी वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है हम सब पब्लिक के लिए कि मान लो कि किसी के पास भी एक्स्ट्रा कोई लैपटॉप हो या मोबाइल हो जो कि वो बिगड़ा हुआ हो, उसी कारणवश हमने चेंज करके कोई नया ले लिया हो, हमारे इस्तेमाल में ना हो, तो उसको रिपेयर करके या उसको काम लायक इस्तेमाल कर सके, ऐसा करके हमको किसी को डोनेट करना चाहिए, ठीक है। सोशली एक आप बोल सकते हैं सोशल वर्किंग ही है, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन हालांकि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा ये यहाँ पे बताया गया नहीं है, ठीक है। जहां तक मुझे पता है यदि मैं अपना दिमाग ज्यादा भी ना चलाऊं तब भी मैं समझ सकता हूँ कि मेरे पास कोई भी मोबाइल है अगर वो कार्य भी कर रहा है, ठीक है, तो मैं किसी को दूं या ना दूं, हमारे रिश्तेदार की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बात कर रहे ऐसे लोगों की कि जिनके परिवार है, जिनको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है इन सब चीजों का, उसको क्या करना है, उसको आपको डोनेट करना है। जो मैं आपको, हाँ, जो सोशल वर्किंग कर रहे हैं वो तो पहले से ही दे रहे हैं, वो किसी के ऐसे आर्टिकल लिखने की या देने की बात तो नहीं कर रहे, वो वेट थोड़ी ना करेंगे कि मुझे आके मोदी जी बोले तब मैं जाके दूंगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो नहीं देने वाले हैं वो तो ठीक है, पड़ा है तो पड़ा है, रिपेयर मुझे नहीं करवाना है, वो कबाड़ी को दे देंगे, कबाड़ी अपना खुद से रिपेयर करवा के बेचे तब की बात कुछ और है। तो ये इंफॉर्मेटिव ज्यादा है, बाकी कुछ इसमें से कुछ आ सके ऐसा नहीं है, लेकिन अपने को देखना क्या है, अभी ये देखना है कि जो भी इंडस्ट्री है, जैसे इन्फोसिस की मैं बात कर लेता हूँ, सर्विस सेक्टर के अंदर जो हमारी आईटी कंपनी में अच्छा कार्य कर रही है, तो उन्होंने क्या किया अभी कि उनके पास जो डेस्कटॉप थे, ठीक है, उनको कन्वर्ट करके वो लैपटॉप पे कन्वर्ट हो रहे हैं, ताकि जितने भी एम्प्लॉय है वो अपने घर से ही कार्य कर सके। दूसरा, मैं दो चीज आपको आज होमवर्क में दे रहा हूँ वो आपको करना है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं इसकी डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले एनजीओ क्या है उसकी सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको देख लेनी है, क्या है एनजीओ, और जो स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, ये इकोनॉमी के अंदर प्रिपेयर करना है, तो ये क्या है वो आपको देख लेना है। मैं इसकी इन डिटेल इंफॉर्मेशन वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि ये आपके एनजीओ है, ठीक है, वो वहां से भी क्वेश्चन आता है, और इकोनॉमी बेस्ड एसईजेड पे भी क्वेश्चन आता है जो हमारी इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, वो हम डिटेल में देख लेंगे। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ बात करना चाहता था। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया यदि आपके शहर में या आपके गांव में बारिश हो रही है तो अपने गांव का नाम, स्टेट का नाम भी डालिए तो मुझे पता चले कौन कौन कहाँ से ये लाइव लेक्चर देखते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और आप नए हैं चैनल में तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।